ये सब नौकर हैं, जज भी नौकर हैं हमारी जनता के, जज भी नौकर हैं जी। जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। जैसे इन जजों ने बोल दिया कि भाई हुँ, आप क्या कोई सुपीरियर अथॉरिटी हैं? जी। अरे सुपीरियर अथॉरिटी हैं, हम नागरिक हैं, हम हुँ, इस देश के मालिक हैं। इन लोगों की मानसिकता ये हो गई है, इन जजों की मानसिकता ये हो गई है कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी मतलब समझ खत्म होती जा रही है, बिल्कुल पलटते जा रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति इनकी घृणा होती जा रही है। इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं उससे ये जाहिर हो रहा है। उस दिन बोल दिया कि कॉकरोच हैं, कि ये जी, बड़े बड़े जो लोग हैं जो आज सत्ताधारियों के जो करीब हैं उनकी रक्षा करें। इस हुँ। तरह की मानसिकता बनती जा रही है। बहुत खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक मानसिकता है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका क्या हश्र होने वाला है। और आज सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहे हैं कि तू है कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन सड़क निर्माण को देखने वाले और टोका-टोकी करने वाले? तो इससे बड़ा दुखदाई कुछ हो नहीं सकता। यहाँ अमेरिका जो है हमारे नागरिकों को मारता जा रहा है, आप उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, जबान खोलने की हिम्मत नहीं है। हुँ। और आप विदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि आप मेलोनी को चॉकलेट खिला सके। सुप्रीम कोर्ट के जजों को आखिर हुआ क्या है? कब किस केस में कौन-सी टिप्पणी आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आज एक बार फिर से आरटीआई कार्यकर्ताओं को लेकर, आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 मिलार्ड्स ने ऐसी टिप्पणी किया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो आखिर हुआ क्या है? इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के टॉप अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। तो सर पिछले कई हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय जज लोग हैं, किसी भी केस में कुछ भी जनरल रिमार्क दे देते हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। पर्यावरणविदों का मामला गया, तो कह दिया गया कि कोई एक मामला ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया। यानी कहीं न कहीं इशारों-इशारों में उनको विकास विरोधी कहने लगे। इसके बाद जो पिछले दिनों कॉकरोच वाला मामला हुआ, वो भी हमने देखा। इसके बाद आज आरटीआई एक्टिविस्ट के मामले में इस तरह की बयानबाज़ी। तो सवाल ये पैदा होता है कि टॉप कोर्ट के जजों को आखिर हुआ क्या है? इस तरह की बातें बार-बार क्यों निकल रही हैं? देखिए हम धीरे-धीरे ये देख रहे हैं कि आजकल के जो जज हैं कई सारे, ये मैं नहीं कहता कि सारे जज, लेकिन जी, कई सारे ऐसे जज हैं जिनको अब पर्यावरण की क्या महत्वता है, आरटीआई की क्या महत्वता है, क्यों आरटीआई एक्ट लाया गया, क्यों हुँ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, उसमें एक्टिविस्ट का क्या रोल है, क्यों उनका रोल इतना जरूरी है, कि रेफ्यूजीज के क्या राइट्स हैं, जो होमलेस लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की परिभाषा बताई थी कि जी, मौलिक अधिकारों का, राइट टू लाइफ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किसी कीड़े मकोड़े की तरह जी सकें। राइट टू लाइफ का मतलब है आप डिग्निटी से जी सकें, और आपके पास वो सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी हैं। जी। और आर्टिकल 21 राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं होते, आर्टिकल 14 और 21 हर नागरिक के लिए, हर जने के लिए होते हैं जो हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो रेफ्यूजी क्यों हुँ, ना हो। हुँ, तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके जज लोग भूलते जा रहे हैं, और हुँ, इसलिए भूलते जा रहे हैं क्योंकि वो इस मौजूदा सरकार के इन्फ्लुएंस में आते जा रहे हैं। ये जो आज की मौजूदा सरकार है भाजपा की, जी, ये ना तो पर्यावरण की कोई परवाह करती है। इनके पूरे ट्रैक रिकॉर्ड से जाहिर है कि इनको लगता है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का मुद्दा उठाना हमारे डेवलपमेंट में एक रोक डालता है। हुँ। इनका ये जी, मानसिकता है। तो असल उसी में सर तरह वो से डेवलपमेंट क्या है? वो देश का डेवलपमेंट है या फिर किस कुछ गिने-चुने लोगों का? हाँ हाँ, मतलब इनको लगता है कि ये अडानी अंबानी के डेवलपमेंट के लिए बाधा डालता है, हुँ, कि मतलब लाखों पेड़ वहां छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य हुँ, जंगलों हुँ, में काट लो, अदानी को परमिशन दे दो। कोई हुँ, पर्यावरण विद के लिए ये नहीं इजाजत दी जा सकती कि इस मुद्दे को उठाए। और अगर जी, इस मुद्दे को उठाता है तो उसको बोला जाएगा कि तुम डेवलपमेंट विरोधी हो, तुम बिल्कुल। देश विरोधी हो, एंटी नेशनल हो।
हुँ, उसी तरह से आरटीआई क्यों लाया गया? अगर आरटीआई एक्ट का प्रिएम्बल पढ़ें तो उसमें लिखा है कि इसलिए ये जरूरी है क्योंकि जनता जो है ये मालिक है इस देश की। जी, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जैसे इन जजों ने बोल दिया कि भाई हुँ, आप क्या कोई सुपीरियर अथॉरिटी हैं? जी, अरे सुपीरियर अथॉरिटी हैं, हम नागरिक हैं, हम हुँ, इस देश के मालिक हैं। इन लोगों की मानसिकता ये हो गई है, इन जजों की मानसिकता ये हो गई है कि अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, जो लोग सत्ता पर काबिज हैं यही अथॉरिटी हैं। हुँ, इनको इनकी समझ जो है संविधान के बारे में और कानून के बारे में बिल्कुल पलट गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इतने सारे फैसलों में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचों के फैसलों ने बोला कि भाई जनता मालिक है, जनता को ये सब जानने का हक है। हुँ, और इसलिए आरटीआई एक्ट बनाया गया है कि जनता जान सके कि उसके नौकर, ये सब नौकर हैं, जज भी नौकर हैं हमारी जनता के, जज भी नौकर हैं। पर ये लोग समझने लगे हैं कि हम मालिक हैं, सरकार मालिक है और ये सब कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह की मानसिकता हो गई है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं जी, कि इन जजों के प्रति लोगों को नफरत होने लगी है। अब ये गुस्सा जजों के प्रति फूटने लगा है। ये हमको पूरे सोशल मीडिया में दिखाई देता है। और जी, ये लोग सोचते हैं कि ये आज मालिक बने बैठे हैं और अगर सरकार की चापलूसी करें तो ऊपर उठ सकते हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी मिल सकती है। और इस 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 लालच में सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, लोकतंत्र क्या कहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता मालिक है। लेकिन ये लोग सब भूलते जा रहे हैं अपने आप को, माय लॉर्ड, क्योंकि उनके सामने लोग माय लॉर्ड बोलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल लॉर्ड समझने लगे हैं। इस हुँ, तरह की मानसिकता होती चली जा रही है। और ये जो पूरा पर्यावरण के बारे में जो कहते हैं, आरटीआई के बारे में जो कहते हैं, रेफ्यूजीज के बारे में जो कहते हैं, होमलेस के बारे में जो कहते हैं कि भाई इनको फ्रीबीज क्यों दिए जा रहे हैं, रेफ्यूजीज का क्या राइट है, कुछ भी मतलब समझ खत्म होती जा रही है। बिल्कुल पलटते जा रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति इनकी घृणा होती जा रही है। इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं उससे ये जाहिर हो रहा है। उस दिन बोल दिया कि कॉकरोच हैं, कि हुँ, ये सब अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो जी, जिनको ये कहीं जो काम नहीं मिलता, बेरोज़गार रह जाते हैं, वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, आरटीआई हाँ एक्टिविस्ट बन हाँ, जाते मतलब हैं। हुँ, इनकी मानसिकता मतलब ऐसी होती जा रही है। और ये देखिए, मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, जी, आज ये दिख रहा है कि इन जजों के प्रति, इस सरकार के प्रति लोगों की नफरत बढ़ती चली जा रही है। और जिस दिन ये नफरत फूटेगी, आप देखिएगा क्या होने वाला है इस देश में। तो सर ये आपकी भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो प्रेम और सम्मान है, जो उसके प्रति घबराहट और डर पैदा हुई है, उसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है भावुक हो गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जिस चीज़ से आप बहुत प्रेम करते हो, जिसके लिए आपने अपना जीवन खपा दिया हो, अगर उस पर संकट आता है, तो भावनाएँ बाहर आती हैं। सर ये जो चीज़ें पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती थी कि कोई सवाल कर रहा है तो उसको देशद्रोही कह दो, विकास विरोधी कह दो। ये बातें अगर सुप्रीम कोर्ट की जजों की ज़बान से निकलने लगी तो ये कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसके मतलब यह है कि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र का पतन हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को इसलिए बनाया गया, इसका मेन काम सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के डिस्प्यूट्स तय करे। जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन काम है कि संविधान को प्रोटेक्ट करे, की रक्षा करे, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, विधायिका को और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखे। ये मेन दायित्व जी, है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। लेकिन इन जी, लोगों को ये लगता जा रहा है कि हमारा अब दायित्व ये है कि हम इस सरकार की, या जो पार्टी सरकार चलाती है उसकी रक्षा करें। कि ये जी, बड़े बड़े जो लोग हैं जो आज सत्ताधारियों के जो करीब हैं उनकी रक्षा करें। इस हुँ। तरह की मानसिकता बनती जा रही है। बहुत खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक मानसिकता है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका क्या हश्र होने वाला है। देश में लोकतंत्र का तो पतन हो ही रहा है, संविधान का भी पतन हो रहा है। उसके लिए ठीक यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। सरकार ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन जी, इनका इनका दायित्व, इनको ये दायित्व दिया गया था कि आप इस
इस तरह की सरकार से जनता की रक्षा करें, लेकिन ये लोग सरकार की रक्षा करने में लगे हुए हैं। जनता से ज़्यादा सरकार की रक्षा कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक के बाद एक जैसी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट से निकल रही हैं। हमारे संविधान का प्रिएम्बल जो पहली लाइन है वो कहता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने संविधान को ताकत दी कि वो हमें ताकत दे। और आज सुप्रीम कोर्ट के जज पूछ रहे हैं कि तू है कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज बिल्कुल। पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन सड़क निर्माण को देखने वाले और टोका-टोकी करने वाले? तो इससे बड़ा दुखदाई कुछ हो नहीं सकता। पिछले दिनों सर भारत के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील किया था कि भाई डॉलर बचाइए, गाड़ी का प्रयोग कम करिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करिए, तेल बचाना है, तेल कम खाइए, तरह-तरह की बातें। इस इन सारी बयानबाज़ी के बाद तुरंत वो खुद चले गए 4-5 दिन के लिए विदेश और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज जो है विदेशों में पाए गए। फिर पता चला कि ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। हालाँकि खबर समय से सामने आ गई, फिर पता चला कि कुछ लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं गए। आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो आप भाषण दे देते हैं कि भारत के लोग ये करें, सारी नियमावली जनता के लिए है और आप जाके विदेशों में लाखों डॉलर खर्च करें। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए, इस सरकार की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। जी, बोलते एक चीज है, मतलब आपने एक दिन बयान दिया, अगले दिन आप मेलोडी को या मेलोनी को चॉकलेट खिलाने के लिए विदेश का दौरा दौरा कर रहे हैं। यानी हुँ, कोई विदेश नीति नहीं है। यहाँ अमेरिका जो है हमारे नागरिकों को मारता जा रहा है, आप उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, जबान खोलने की हिम्मत नहीं है। हुँ, और आप विदेश का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि आप मेलोनी को चॉकलेट खिला सके। मतलब जी, ये हालात हो गए हैं कि हुँ, आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई तेल बचाने की जरूरत है, विदेश का दौरा कम करो, और हुँ, दूसरी तरफ विदेश के दौरे कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं कर रहे, विदेश हुँ, के दौरे अपना घूमने के लिए, और वो भी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर। तो जाहिर है कि जब लॉ कानून मंत्रालय ने बोला होगा कि अच्छा भाई हमको 10, 20, 50 करोड़ खर्च करने हैं इस बैडमिंटन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जजों के लिए, जिससे कि जज लोग और हमारे जो कॉरपोरेट मित्र हैं और ये जो हमारे कॉरपोरेट लॉयर्स हैं ये सब आपस में मिलजुल सकें, तो प्रधानमंत्री वगैरह ने, सरकार ने बोला होगा हाँ हाँ जरूर करिए, बड़ी अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, और क्या। जी। इसी बीच सर अभी हाल-फिलहाल में एक घटना हुई कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का मामला था, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई और जिस तरीके से रद्द की गई, उस पर तमाम सवाल उठे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन तक सुनवाई को टाल दिया और दूसरे दिन कह दिया कि भई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप चुनाव याचिका लेकर आइए। चुनाव याचिकाओं का इतिहास क्या है भारत में वर्तमान अमृत काल में, ये हम लोग क्या कहें, पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट के जजों ने कह दिया। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसका इसका जो अगला स्टेप होने जा रहा है, वो क्या होगा और विपक्ष के पास अब रास्ता क्या बचता है? देखिए, पहले तो वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका। अब हुँ, उसके बाद अब ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि रजरहाट में जहां 88% मुस्लिम वोट थे एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में, वहां जी, 98% वोट भाजपा को मिले। ये भाजपा तो को हो ही मिला। नहीं सकता है, तो सिर्फ बेईमानी से पॉसिबल है। ये जी, सब भी होने दिया जा रहा है। लेकिन हुँ, अब तो बिल्कुल सीधा सीधा सीट चोरी और उस पर सीना चोरी होने लगी है। हुँ, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन ही रद्द कर देंगे। और हुँ, किस आधार पर रद्द कर देंगे? मतलब ये देखिए, पहली बात कि वो कहते हैं कि आपने अपने एफिडेविट में ये नहीं डिस्क्लोज किया कि आपके खिलाफ ये फला केस है। अब वो फला केस तो हुआ भी नहीं था, अब तो हुँ, वहां के कोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया जी, है। उसको रिजेक्ट कर दिया। जी, उसमें तो सिर्फ एक नोटिस इशू किया गया था, और हुँ, जबकि कानून में लिखा है जो चार्जशीट होती है सिर्फ वो डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हुँ, अगर कोई जना झूठा एफिडेविट देता है तो उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इसका हम नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। हुँ, आप सिर्फ परजुरी के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन ये सब होने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये तो बिजनेस एज यूजुअल है, आप हुँ, इलेक्शन पिटिशन फाइल कर दीजिए। हुँ, और हम जानते हैं कि इलेक्शन पिटिशन कितने साल लगते हैं, जी, इनफ्रक्चुअस होकर ही तय हो पाती है। जब हुँ, पूरे 5 साल निकल जाते हैं, 6 साल निकल जाते हैं, टर्म खत्म हो जाता है, तब जाकर नॉर्मली इलेक्शन पिटिशन तय होती है। जी, उसका कोई मायने नहीं है। हुँ। लेकिन सुप्रीम अभी कोर्ट जो कहता है कि नहीं, मध्य ये प्रदेश के मामले बिजनेस एज यूजुअल, हाँ, हुँ, ये ठीक है, ये मद्रास सब हाँ, चल रहा है।
जी, जी। तो वही मैं कह रहा था, मद्रास के मामले में वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी तय नहीं किए और कह दिया कि अब तो समय निकल गया, अब इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसको आप देख लीजिए। तो अब विपक्ष के पास सर रास्ता क्या बचता है? अगर ये दिखता है, भारतीय जनता पार्टी को ये दिखता है कि भई हम विधायक नहीं इनके तोड़ पाएँगे, विधायकों को उठवा नहीं पाएँगे, तो कैंडिडेचर ही रद्द कर दीजिए। तो अब विपक्ष करेगा क्या? नहीं, विपक्ष को तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा और ये भी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि चुनाव का बहिष्कार करें तब तक, जब तक कि जनता के बीच में जाकर सड़कों पर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा हो जाता, हुँ, तब तक हम चुनावों को बहिष्कार करें, पर मिलकर उनको तय करना होगा। हुँ, तो तो सड़कों पर अब उतर रहे हैं। अब जी, राहुल गांधी ने भी अनाउंस किया है कि कोटा से शुरुआत है 17 तारीख को, उसके बाद फिर हुँ, जगह 18 जगह जी, जी। युवकों के लिए रैली हो रही है। वैसे हुँ, भी नीट के पेपर लीक के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह रैलीज करी हैं, कम से कम 8-10 जगह, आठ हुँ, दस राज्यों में रैलीज करी हैं। उसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की जगह जगह अब रैली शुरू हो गई हैं। देखिए, जी, अब जी। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है हुँ, कि इस देश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और हुँ, आज न्यायपालिका से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पहले हुँ, लोग सोचते थे कि भाई अगर इस तरह की दादागिरी, चोरी, सीनाजोरी हो रही है तो हम न्यायपालिका से न्याय ले लेंगे, लेकिन अब न्यायपालिका से भी अभी कोई अभी कोई उम्मीद लोगों को दिखनी बंद हो गई है, हुँ, खत्म होती जा रही है। और इसलिए लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सड़कों पर उतर कर हिंसा करें। हुँ, अहिंसक तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पहले सरकार जो है बहुत सख्ती से पेश होती थी, कहती थी कि सड़कों पर उतरोगे तो हम जेल में डाल देंगे, हम जी, लाठी चलाएंगे, लाठी गोली चलाएंगे। लेकिन जब लोग संख्या में उतरते हैं तब हुँ, उनकी हिम्मत नहीं होती लाठी गोली चलाने की, क्योंकि उससे फिर जनता और भड़क जाती है और फिर वही होने का खतरा होता है जो बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में हुआ। हुँ, तो इसलिए वही एक रास्ता बचा है मेरी राय में, और वो रास्ता अब अपनाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी कर रही हो, चाहे कॉकरोच जनता, सारी ऑपोजिशन पार्टीज को वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और देखिए, दूसरी बात, मैंने जी, ये देखा है, नोटिस किया है कि जब पब्लिक ओपिनियन विजिबल होने लगती है और जब हुँ, दिखने लगता है कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो हुँ, फिर ये अथॉरिटीज जो हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जी, न्यायपालिका हो, वो भी हुँ, सुधरने लगते हैं। उनको भी हुँ, ये दिखने लगता है कि भाई अब अगर हम सरकार अगर हम इस लालच में कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी मिल जाएगी या हमको कोई प्रमोशन मिल जाएगा, इस लालच में अगर जी, सरकार का काम करते रहे और हुँ, लोकतंत्र का हनन में शामिल होते रहे और हुँ, लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा ना करें, हुँ, तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत मुश्किल हो सकती है। ये तो खैर होएगा ही कि लोग हुँ, जो हैं इनका बहिष्कार करेंगे। हाँ, मैंने देखा है। जी, मैंने तो देखिए अगले पिछले मैं 43 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, और मैंने इस पूरे 43 साल में ये देखा है कि इतने सारे मेरे सामने जजेस आए और गए, और जो जजेस जिन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, संविधान का साथ नहीं दिया, सरकार का साथ दिया, हुँ, उनका सोशल बहिष्कार हुआ है। वो बिल्कुल, आज किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में बात करने लायक नहीं बचे। जी, जी, सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर दिया क्योंकि हुँ, उनका बहिष्कार किया जाता है, कोई उनसे बात नहीं करता। ये हुँ, सब तो खैर होएगा ही, लेकिन जी, मुझे तो ये डर है कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है अगर इस तरह से हुँ। रवैया चला। जी, हालिया उदाहरण अगर हम लोग सर अगर गुजरात का देखें, गुजरात की एक जो महिला जज सुप्रीम कोर्ट में थीं, तो रिटायरमेंट के दिन उनके साथ जैसा सलूक हुआ, वो सच में इतिहास बन गया और आपको तो सारी चीज़ें मालूम ही है ये सब कुछ क्यों हुआ। एक महत्वपूर्ण बात ये है सर कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, आम आदमी देख पा रहा है, हम लोग भी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि अब लोगों को समझ में आ गया है, अब भरोसा टूट रहा है। वो चीज़ें अदालतों में बैठे हुए कुछ मिलाट क्यों नहीं देख पाते? नहीं, अब उनको दिखने लगेगा। अब हुँ, सड़कों पर जब लोग उतरते हैं ना, सोशल मीडिया पर तो वो लोग देखते भी नहीं और उनको लगता है कि नहीं, ये कुछ मैनिपुलेटेड है, ये है, वो है। लेकिन जब सड़कों पर लोग उतरने लगते हैं और सड़कों पर दिखने लगता है,
तब जी। उनको एहसास उनका पुख्ता हो जाता है कि हाँ, लोग जो हैं हमारे रवैये से बहुत नाराज हैं और हुँ, शायद हमसे नफरत करने लगे हैं, तो हुँ, तब हुँ। फिर उनका रवैया धीरे धीरे बदलता है। जी। चुनावी लोकतंत्र को लेकर सर आपने एक लंबा-चौड़ा ट्वीट किया है आज और जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठाए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वीडेम की, उसमें कहा गया कि भारत एक चुनावी तानाशाही वाला देश हो गया है। तो उस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि अब किसी भी चुनाव के माध्यम से भारत में कोई सत्ता परिवर्तन हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है? देखिए, ये तो अब साफ दिखने लगा है कि ये एक चुनाव एक ढोंग सा ही रह गया है। हुँ, क्योंकि जब आप ये यहाँ तक करने लगे कि आप ऑपोजिशन पार्टीज का नॉमिनेशन पेपर ही रद्द कर दें, हुँ, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल सरकार का तोता बन गया है, ये सबको दिख रहा है। और इलेक्शन कमीशन अगर ऑपोजिशन पार्टीज का नॉमिनेशन ही रद्द करने लगे, तब हुँ, क्या लोकतंत्र बचेगा? अगर 88% मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्युएंसी में आप ये दिखा दें कि भाजपा को 98% वोट मिल गए, तो जी, क्या लोकतंत्र बचेगा? इसके मतलब तो सीधी सीधी चोरी हो रही है। इसका दो ही मतलब हो सकते हैं कि या तो उसके ईवीएम के सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट किया गया, और हुँ, या फिर जो भी ईवीएम दिखा रहा था उसके बिल्कुल विपरीत रिटर्निंग ऑफिसर ने डिक्लेयर कर दिया। जी। अब पश्चिम इस बंगाल तरह की की अगर इस जब दादागिरी चलेगी और फिर आप 27 लाख लोगों के वोट काट दें, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह के 6 लाख हुँ, लोगों के वोट, फर्जी वोट ऐड कर दें, और उस हुँ, पर कोई पारदर्शिता ना हो। आप फॉर्म 17C जो रिकॉर्ड करता है कि कितने लोगों ने वोट दिया एक पोलिंग बूथ पे, उसको भी सार्वजनिक ना करें, कुछ जी, सार्वजनिक ना करें, वीडियोस, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज के वीडियोस आप सार्वजनिक ना करें, और कुछ हुँ, भी बोल दें कि भाई ये जीत गया या वो जीत गया, तो फिर क्या लोकतंत्र का मतलब रह जाएगा? और हुँ, दुर्भाग्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब चलने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम है इस सब चीजों को रोकना। जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है इन सब चीजों को रोकना। अगर इस तरह हुँ। की धांधली हो रही है, इस तरह की दादागिरी हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं। तो जब जो सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व है लोकतंत्र का, अगर वही फेल हो जाए, फिर तो ऑप्शन वही है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बिल्कुल बिल्कुल गांधीवादी वही। तरीके से लोगों का वही विरोध, उसके अलावा कोई वो ऑप्शन तो बचता नहीं है। वही है, वही अच्छा तरीका है। सर एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से नियुक्तियाँ हो रही हैं, वो आप लगातार इस पर सवाल उठाते रहे हैं। आपने लगातार बताया कि 3 तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि जो ईमानदार हैं, जो इनकी लाइन पे नहीं चलने वाले, उनको पहले ही छाँट दो। दूसरा ये है कि उनको लालच दिया जाता है और तीसरा है डर वाला। तो अभी जो 4 सीटें बढ़ाई गईं, उनमें से और फिर 5 पद लोगों को भरा गया। इन 5 में से 2 नाम ऐसे हैं जो कि सुपरसीड करके आते हैं। एक जस्टिस संधावालिया जी हैं, काफ़ी ईमानदार छवि बताई जाती है, उनको सुपरसीड करा दिया गया और उन्हें लाया गया एक जज ऐसे लाए गए जो कि राम रहीम को जिन्होंने हाल ही में बरी किया था। तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये इनाम वाली व्यवस्था है कुछ? नहीं नहीं, ये तो देखिए साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने एक तो खैर ये मैसेज दे दिया इस तरह के नियुक्तियां करके कि भाई हुँ, जो सरकार जो चाहती है वो अगर करता रहेगा तो उसको फिर प्रमोशन दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं। दूसरा हुँ, ये कि जो बिल्कुल साफ सुथरी छवि और निष्पक्षता से सरकार के सामने खड़े होने वाला जज है, जैसे जस्टिस संधा वालिया, या जी, जैसे जस्टिस मुरलीधर थे, या हुँ, जैसे कई और जजेस, जस्टिस अखिल कुरैशी वगैरह, कि हुँ, इन लोगों को नहीं लाया जाएगा। और अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि सरकार की इच्छा के बगैर किसी हुँ, को जज बनाना असंभव है, क्योंकि चाहे टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये फैसला करता है कि किसको जज बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, किसको प्रमोशन दिया जाए, किसका ट्रांसफर होए, लेकिन हुँ, अब हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि उसमें ये लिख दिया है कि अगर सरकार अपोज करे तो फिर कोलिजियम का यूनानिमस रीइटरेशन होना पड़ेगा। अब हुँ, यूनानिमस रीइटरेशन होना करीब करीब असंभव हो गया है, क्योंकि सीनियर 5 जजेस में से एक दो जज जरूर ऐसे होते हैं जो जी, सरकार का पक्ष
लेते हैं। और हुँ। पहले तो खैर हमने ये भी देखा था कि जब यूनानिमस 5-6 साल पहले जब यूनानिमस रिइटरेशन भी होता था, कि हुँ, यूनानिमसली कोलिजियम ने बोल दिया कि नहीं, आपकी आपत्ति के बावजूद हम इन्हीं को चाहते हैं, तब भी गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट किया। हुँ, दर्जनों ऐसे केस हैं कि गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट किया और सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि लॉ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देते या फिर इस तरह का फैसला दे देते कि भाई हुँ, आपका नोटिफिकेशन इशू करें या ना करें, अब हम इनको ओथ दिला देंगे, ये लोग जज बन जाएंगे। हुँ। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट की ये हिम्मत क्यों नहीं हो पाती है? क्या जस्टिस लोया याद आ जाते हैं? नहीं, आई थिंक जस्टिस लोया का इतना डर नहीं है। असल हुँ, में प्रॉब्लम यह है कि ये सब चीजें चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत निर्भर हैं। हुँ, अब जब जब ये केस चल रहा था और जस्टिस कौल कुछ कुछ दिख रहे थे इस रुख में, जस्टिस संजय कौल, कि हुँ, हम कुछ करेंगे, सरकार को जोर से फटकार लगाएंगे वगैरह, तो केस हुँ, ही उनके यहाँ से खींच लिया गया। तो चीफ जस्टिस ने खींच लिया। तो हुँ, चीफ जस्टिस अगर सरकार के हाथ में आ जाए किसी भी वजह से, हुँ, अगर उसकी कोई कमजोर नब्ज सरकार ने पकड़ ली है, हुँ, तो ज्यादातर न्यायिक व्यवस्था सरकार के हाथ में आ जाती है। फिर वो हुँ, केस उस जने के पास भेज दिया जाता है, उस बेंच में भेज दिया जाता है। जैसे उमर खालिद का केस बार बार ऐसी हुँ, बेंचों में भेजा गया जिनके हुँ, बारे में ये पता था, पहले से पता था, सारे वकील जानते थे कि ये लोग सरकार के साथ ही चलेंगे। जी। वही वही बात हुँ। होती है। तो सर सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट से मेरी जब ऐसे भी चर्चा होती है तो कई केसेज़ में वो लोग बेंच में जजों का नाम सुन के ही कह देते हैं कि यही फैसला आएगा। ये परिस्थिति कितनी गंभीर है? बहुत गंभीर है। देखिए, जब मेरे ऊपर कंटेम्प्ट केस चलाया गया था, जब मैंने बोला था कि मेरी राय में पिछले 16-17 चीफ जस्टिस में से आधे करप्ट थे, जी, जब जी। मुझसे पूछा गया था कि बहुत भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में, तो मैंने हुँ, बोला था हाँ, काफी है। हुँ, तो मैंने नाम नहीं बताए थे, लेकिन हुँ, उसके बाद मेरे फादर ने एक हुँ, एप्लीकेशन दी, इंटरवेंशन की, और उसमें नाम लिख कर दे दिए एक सील्ड हुँ, कवर में कि देखिए, जी। ये 16 चीफ जस्टिस थे पिछले वाले, इसमें से ये 8 तो बिल्कुल भ्रष्ट थे, हुँ, ये 6 बिल्कुल ईमानदार थे, इन 2 के बारे में मैं नहीं कह सकता। और हुँ, मेरे फादर ये बताते थे कि वो ये एक्सरसाइज कई बार बार एसोसिएशन में करते थे। सीनियर हुँ, लॉयर से पूछते थे कि देखिए, ये 16 चीफ जस्टिस हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन हुँ, से भ्रष्ट थे? और जी। करीब करीब हर बार सारे सीनियर एडवोकेट्स उन्हीं 8 लोगों को भ्रष्ट बताते थे जो मेरे फादर ने सील्ड कवर में लिख कर दिया था। तो हुँ, बार को सब पता होता है कि हुँ, कौन जज भ्रष्ट है, कौन पैसे लेने वाला है, कौन हुँ, सरकार के तहत है चाहे पैसे ना लेता हो, जो हुँ, सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखता, और हुँ, कौन ईमानदार है, कौन बिल्कुल रोबस्ट है, कौन सरकार के सामने खड़ा हो सकता है। ये हुँ, सब सारे लॉयर्स को पता होता है, सबकी ऐसी छवि बन चुकी होती है। अगर आप हुँ, 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट में रह जाएं, तो सारे हुँ, लॉयर समझ जाते हैं किस जज की हुँ, कितनी औकात है। जी। सर बाबाओं का प्रभाव कितना हो गया है सिस्टम में, सत्ता में और जुडिशरी में? क्योंकि पिछले दिनों मैं राम रहीम के ही मामले को देख रहा था, तो निचले जजों ने उनको सज़ा सुनाई, लेकिन जब वो मामला हाई कोर्ट जाता है, तो 2 केसों में उनको बरी किया गया। उन 2 केसों में जो 4 जज थे, 4 में से 3 को पोस्ट रिटायरमेंट इनाम मिल चुका है। इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, ये बाबाओं का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, सरकार का इन्फ्लुएंस है। हुँ। ये सरकारी हाँ, बाबा हैं। बाबाओं का ये इन्फ्लुएंस है सरकार। सरकारी बाबा हैं ये लोग। ये जी। बलात्कारी बाबा जो हैं सरकारी बाबा हैं, ये भाजपाई हुँ, बाबा हैं। तो हुँ, ये भाजपा जो है बलात्कारी बाबाओं को अपने साथ रखती है, उनको हुँ, प्रोत्साहन देती है। जब तक ये बाबा लोग सरकार की अगुवाई वाहवाही करते रहें, तब हुँ, तक वो बलात्कार करें, मर्डर करें, जो करें, सब माफ है। और हुँ, उनको बार बार पैरोल दिया जाएगा, बार बार बेल दिलवाई जाएगी, और अब तो खैर उनके खिलाफ केस भी रद्द कर दिए जाएंगे, और जजों से ये बोला जाएगा कि भाई आप ये सब काम कर दीजिए, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। हुँ।
प्रमोशन हो जाएगा और कैसे हो जाएगा इसका कोई कारण नहीं बताया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों पर आपने स्पष्ट मत दिया। उम्मीद है देश और देश की जनता भी इन चीज़ों को देखेगी, समझेगी। हालाँकि लोग अब बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं और आपने जो निरंतर प्रयास किया है लोगों को समझाने का, उसके लिए आपको जितनी बधाई और धन्यवाद किया जाए वो कम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।